साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है इतिहास का, और ये अध्याय 3.3 यानी बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। एमसीक्यू होगा स्ट्रेटेजी के, सभी एग्जाम में ये बहुत कारगर है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद जनवरी 1765 में किस नवाब की अत्यधिक शराब पीने और बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने उसके अल्प वयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठाया? तो ये था मीर जाफर। देखिए, मीर जाफर की मृत्यु बक्सर के युद्ध के ठीक बाद 1765 में हो गई थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल की काउंसिल ने उसके किस बेटे को नया नवाब बनाया और उसने सेना रखने का अधिकार पूरी तरह से उससे छीन लिया गया? तो ये था नजमुद्दौला। देखिए, नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने अपनी शर्तों पर नवाब बनाया और उसके प्रशासन की देखरेख के लिए एक नायब सूबेदार की नियुक्ति किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, बक्सर की जीत के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक बंदोबस्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दोबारा किसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी बार ये आया। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव 1765 ईस्वी में दोबारा गवर्नर जनरल बनकर कलकत्ता आया ताकि बक्सर के बाद की संधियां पूरी कर सके। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त 1765 को हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और किस भारतीय शासकों के बीच यह हस्ताक्षर हुई थी? तो ये देखिए ऑप्शन बी सही होगा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। देखिए, पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, जिसके तहत दिल्ली दरबार का भाग अंग्रेजों के हाथ के से ये जो दिल्ली दरबार है अंग्रेजों के हाथ में आ गया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस क्षेत्रों की अस्थायी दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया? तो ये है ऑप्शन बी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। देखिए, कंपनी को हमेशा के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, जो ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी आर्थिक जीत थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, क्लाइव ने अवध के नवाब को से कौन से 2 जिले छीनकर इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को उनके रहने के लिए सौंप दिया था? तो ये है लखनऊ और फैजाबाद। देखिए, सम्राट को वार्षिक 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने के बदले उसने क्या किया, सबसे धनी प्रांत की दीवानी का अधिकार सौंप दिया था। चलते आगे। चलते हैं। तो 16 अगस्त 1765 में हुई इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्लाइव ने किसके साथ संपन्न की? तो ये संपन्न किया था अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, दूसरी संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुई, जिसके तहत अवध को एक मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत युद्ध हर जाने के रूप में अवध के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों को कुल कितनी राशि देनी पड़ी थी? ये देनी पड़ी थी 50 लाख रुपए। देखिए, अंग्रेजों ने युद्ध के खर्चे के रूप में नवाब को 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था नवाब पर। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अवध की सुरक्षा के नाम पर नवाब के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना अवध में रखना किस संधि के तहत तय हुआ था, जो भावी सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस का पूर्वाभास थी? तो ये देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि से अंग्रेजों ने अवध को अपनी प्रभाव क्षेत्र में ले लिया और वहां अपनी सेना रख दी थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के तहत बनारस और गाजीपुर के किस स्थानीय जमींदार को उसकी जमींदारी वापस दिलाने के लिए अंग्रेजों ने विशेष शर्त रखी, क्योंकि उसने युद्ध में अंग्रेजों की बहुत मदद की थी? तो ये था ऑप्शन बी, राजा बलवंत सिंह। देखिए, राजा बलवंत सिंह को अंग्रेजों के संरक्षण के कारण अवध के नवाब की अधीनता में अपनी जमींदारी वापस मिल गई थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में बंगाल में कुख्यात द्वैध शासन की शुरुआत किस गवर्नर के दिमाग की उपज थी? ये था रॉबर्ट क्लाइव का। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में सत्ता के 2 केंद्र बनाए, दीवानी यानी राजस्व और अंग्रेजों के पास निजामत प्रशासनिक नवाब को। देखिए, दीवानी जो था राजस्व अपने पास रख लिए अंग्रेज, और नवाब के पास क्या कर दिए, प्रशासन का पूरा प्रशासन का कार्यभार किसके, नवाब के पास हो गए। अंग्रेजों के पास क्या, राजस्व। इससे अंग्रेज क्या करते थे,
राजस्व वसूल कर बहुत धनी होते जाते थे और ये प्रशासन कार्य में जो पैसा लगता था नवाब के ऊपर जाता था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बंगाल के द्वैत शासन के अंतर्गत दीवानी और निजामत के अधिकारों का विभाजन किस प्रकार किया गया था? तो ये ऑप्शन है, राजस्व वसूली का अधिकार अभी जस्ट आपको बताया अंग्रेजों के पास, और आंतरिक सुरक्षा व न्याय व्यवस्था नवाब के पास हो गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के पास स्वयं राजस्व वसूलने का कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं था, इसलिए क्लाइव ने बंगाल के लिए किसे नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये था मोहम्मद रजा खां। देखिए, मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब दीवान और नायाब नादिम दोनों बनाया गया था ताकि वे अंग्रेजों के लिए काम करें। चलते आगे, अगला प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार क्षेत्र से राजस्व वसूलने के लिए किसे नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये था राजा सिताब राय। बंगाल के लिए राजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को ये जिम्मेदारी दी गई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने उड़ीसा क्षेत्र से कर वसूल करने के लिए किसे नायाब दीवान बनाया था? तो ये था राजा दुर्लभ राव। देखिए, उड़ीसा का कमान राजा दुर्लभ राव को सौंपा गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश समकालीन इतिहासकार और सांसद ने बंगाल के द्वैत शासन को एक ऐसी सरकार कहा जिसके तहत खुली और बेशर्म लूट मची थी? ये था ऑप्शन सी होगा एडमंड बर्ग। देखिए, ब्रिटिश सांसद एडमंड बर्ग ने वारेन हेस्टिंग और क्लाइव की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए इसे महालूट की संज्ञा दी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने बंगाल के द्वैत शासन काल यानी 1765 से लेकर 1772 को भारत के इतिहास में क्या नाम दिया? ये दिया डाकू राज्य यानी बेशर्मी का काल। चलते आगे, अगला प्रश्न है, द्वैत शासन के चरम शोषण के दौरान किस वर्ष बंगाल में आधुनिक इतिहास का सबसे भयानक और विनाशकारी अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई थी? ये था 1770 का अकाल। देखिए, 1770 में जो अकाल पड़ा बंगाल में पूरी तरह से बर्बाद बंगाल को कर दिया। फिर भी कंपनी ने क्रूरतापूर्वक टैक्स वसूलना जारी रखा भारतीयों से। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 1770 ईस्वी में भीषण बंगाल अकाल के समय बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए, ये था जॉन कार्टियर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, 1769 से 1772 ईस्वी के बीच जॉन कार्टियर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसके समय में ही ये भयानक त्रासदी हुई थी, बंगाल का अकाल हुआ था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 1772 ईस्वी में बंगाल के किस नए गवर्नर ने आते ही द्वैत शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया और सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया? ये था वारेन हेस्टिंग ने। देखिए, वारेन हेस्टिंग ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर द्वैत शासन का अंत कर दिया और नवाब के अधिकार सीधे कंपनी के हाथों ले लिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन की समाप्ति के बाद दोनों नायाब दीवान यानी मोहम्मद रजा खां और सिताब राय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें पद से हटा दिया। उनकी जगह राजस्व प्रबंधन के लिए किसकी स्थापना की गई? तो किया गया राजस्व बोर्ड की। देखिए, प्रशासनिक नियंत्रण सीधे कलकत्ता काउंसिल के हाथ में आ गया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नींव पड़ी। चलते आगे, अगला प्रश्न, द्वैत शासन के अंत के बाद हेस्टिंग ने बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उदौला को पूरी तरह से राजनीतिक शक्ति से वंचित कर केवल कितने लाख रुपए की पेंशन पर सीमित कर दिया? ये कर दिया था 16 लाख रुपए पेंशन। देखिए, नवाब की पेंशन 32 लाख से घटाकर कितना कर दी गई? 16 लाख कर दी गई और उसे मिट्टी का पुतला बना दिया गया एक तरह से। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार के लिए किए जा रहे शोषण को नियमित करने के लिए क्लाइव ने 1765 में किस विशेष संस्था का गठन किया था? यह था सोसाइटी फॉर ट्रेड। देखिए, सोसाइटी फॉर ट्रेड को नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया था ताकि अधिकारियों का निजी व्यापार नियंत्रित हो सके, लेकिन यह विफल रहा। चलते आगे, अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास तथा बंगाल प्रेसिडेंसी उसके अधीन कर दिया गया? तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत
भारत में केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हुई और वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। चलते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर